बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पार्ट 3 का एग्जामिनेशन है और भी बीए पार्ट 3 हिंदी लिटरेचर का पेपर है। 2022 का ये पेपर है। सेकंड पेपर है हिंदी लिटरेचर का। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा साहित्य गद्य एवं हिंदी आलोचना, मतलब साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना, ये पेपर का नाम है। आपके जिस भी यूनिवर्सिटी के पेपर का नाम होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, हिंदी साहित्य का इतिहास तो लगभग सभी विश्वविद्यालय में आपको सेकंड पेपर में पढ़ने को मिलता है, लेकिन साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना ये नया इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हिसाब से होता है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी भाषा का इतिहास कहीं ना कहीं पे किसी किसी विश्वविद्यालय में है, तो वो देख लीजिएगा आप। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड आ देख लेते, भैया तिलकुत्ते टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। नोट में आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 50 शब्द में होना चाहिए। 2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। और ये पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। ठीक है। और इससे पहले पेपर 1 की वीडियो हमने दे दी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। देखिए, प्रश्न है कि सिद्ध सामंत काल किस साहित्यकार के, सॉरी, सिद्ध जो है सामंत काल, हाँ, सिद्ध सामंत काल किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया नाम है, उसका आधार क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछ लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही वीर गाथा काल किसने दिया, आदिकाल किसने कहा। तो ये सब तमाम सारे प्रश्न है आदिकाल के नामकरण को लेकर के। हमने बताया आदिकाल जब पढ़ा था, तो आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की 2 विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगली पंक्तियां आपसे कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे है कि प्रेमचंद के 5 प्रमुख उपन्यासों के नाम बताइए। तो आपको पता होगा, कर्मभूमि, जो है रंगभूमि, गोदान, और उसके बाद में गबन, करबला। ठीक, ये तमाम सारे हैं। ओके, अगली पंक्ति आपके समक्ष हैं। देखिए, चौथी नंबर कि आतोवक के 2 गुणों की विवेचना कीजिएगा। सॉरी, आलोचक लिखा है यहाँ पर, दिखाई नहीं पड़ा। जो हिंदी साहित्य में आप देखेंगे जो आलोचक होते हैं, जैसे आलोचक में सबसे अगर ज़्यादा नाम आता है किसी का, तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का सबसे नंबर 1 पर नाम है। आप देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, और उसके बाद में नगेंद्र हुए, डॉक्टर राहुल शंकरत्यायन जी हुए। ये सभी आलोचक रहे कहीं ना कहीं पे। देखेंगे अगला प्रश्न आपके समक्ष है। आचार्य शुक्ला के हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण और काल विभाजन के 2 आधारों का विवेचन कीजिए। और खास करके 2 आधार इनके रहे। एक तो वैज्ञानिक आधार रहा है, जिसमें प्रवृत्तियों को देख करके उस काल का विभाजन किया, और साथ ही साथ दूसरी जो है समय अनुकूल, यानी समय के हिसाब से। अगली पंक्तियां आपके समक्ष हैं, देखिएगा। अगली पंक्तियां स्वच्छंदतावाद की 2 विशेषताओं का परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, मतलब प्रश्न है ये, पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा। नई समीक्षा की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं का परिचय दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों का विवेचन कीजिए। देखिए, शब्द शक्ति 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो लक्षणा, अभिधा और व्यंजना, बड़ी तीनों पढ़ लीजिएगा। एक बार आप गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएगा। अगली पंक्तियां आपके समक्ष, लोक मंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था किस आलोचक द्वारा निर्मित परिभाषित शब्द है। तो आप देखें कहीं ना कहीं पे शुक्ला जी के द्वारा। तो अगली पंक्तियां आपके समक्ष हैं। 10वीं नंबर की आलोचना की दूसरी परंपरा का अर्थ क्या है। अति संक्षेप में आपको लिखना है। तो आलोचना की दूसरी परंपरा का अर्थ आपको बताना था। 50 शब्दों में आपको लिखना था। देखिएगा, खंडबा की बात की जाए अगर, खंडबा देखिएगा, यानी कि लघुते टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नोट में है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देना है। और 10 क्वेश्चन यहाँ, मतलब 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 50 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके आपको प्रश्न दिया जाएगा, ताकि आपको अगर वो प्रश्न नहीं पता तो उसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हो। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ला के इतिहास के महत्व को स्पष्ट कीजिए या बताइए। तो नंबर 1 का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का इतिहास है, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा सुटेबल, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। वहीं और करके, यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न आपसे दिया गया कि मान लेते वो प्रश्न आपको नहीं पता था, तो आप उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते थे। ये वाला प्रश्न क्या है कि वीर गाथा काल, यानी कि जो आदि काल है, वीर गाथा काल शुक्ला जी ने कहा था उसको। तो वीर गाथा काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको आपको बताना था, विवेचना। हालांकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने प्रथम वर्ष में पढ़ाया है या तृतीय वर्ष में पेपर 2 में बताया था, तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो वीर गाथा काल की तमाम सारी विशेषताएं उसमें हमने बताई थी। और वीर गाथा काल की खास करके अगर विशेषताओं की बात की जाए, तो आप देखेंगे इसमें युद्धों का सजीव चित्रण होता था। चूँकि यहाँ के जो कवि होते थे वो युद्ध में साथ-साथ राजा के जाते थे, आँखों देखा हाल वर्णन करते थे, नारी को भोग की वस्तु समझाता था। आप देखेंगे कि जो है राज्य आश्रित कवि हुआ करते, तो इसलिए राज्य, मतलब कि जो है उसी के अंडर में करके रचनाएँ लिखा करते थे। अपने जो आश्रयदाता होती थी उनकी प्रशंसा करते थे, आश्रयदाताओं की प्रशंसा खूब बढ़ा-चढ़ा करके। अतिशयोक्ति, आप देखेंगे अतिशयोक्ति एक होती है और एक और होती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं पे ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग।
तो किया करते थे ये लोग अपनी-अपनी रचना मतलब कि अपनी रचनाओं में, तो अलग-अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ और भी कई प्रवृत्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, निर्गुण भक्ति साहित्य में कबीर के महत्व का आकलन कीजिए। तो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है कबीर की अगर नाम निर्गुण भक्ति साहित्य की बात की जाए तो ज्ञानाश्रयी में कबीर का नाम अग्रणी है। तो निश्चित तौर पर ये बता सकते हो, अगर प्रश्न नहीं पता तो आप दूसरा प्रश्न इसके स्थान पर कर सकते हो। वहीं सगुण भक्ति शाखा में जो कृष्ण भक्ति काव्य है, उसकी विशेषताओं को आपको बताना था। तो यहाँ पर वात्सल्य प्रेम आप देखेंगे, कृष्ण के प्रति झुकाव ज़्यादा रहा है और जो है साख्य भाव की भक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगली पंक्ति आपके समक्ष है कि हिंदी मतलब कि अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का मूल्यांकन कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेमचंद। प्रेमचंद के उपन्यासों में आप देखेंगे कहीं न कहीं पे जो भारतीय त्रासदी है उसका वर्णन खूब अच्छे तरीके से करने का प्रयास रहा है और प्रेमचंद जी निश्चित तौर पर एक मंझे हुए कलाकार रहे हैं अपने क्षेत्र के। अगली पंक्तियाँ हैं कि हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य शुक्ला के योगदान का विवेचन कीजिए। तो हिंदी आलोचना जगत में आचार्य शुक्ला जी की बात तो कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा इनके योगदान को। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। शुक्ला जी की जो है एक प्रकार से जो योगदान है आज हिंदी साहित्य के लिए सराहनीय है और विशेष एक प्रकार से अंग है और हिंदी साहित्य कहीं न कहीं पे उनका आभार प्रकट करता है हमेशा। अगली पंक्ति आपके समझिए, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। छायावाद की बात की जाए, चार स्तंभ छायावाद के प्रसाद पर निराला महादेवी वर्मा जी। इसकी अगर बात की जाए, नारी के प्रति सहानुभूति, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, व्यक्तिवादिता यहाँ पर ज़्यादा झलक रही थी। आप देखेंगे कवि जो लोग हुआ करते थे उनमें वेदना के स्वर मुखरित हुए हैं। आप देखेंगे कहीं न कहीं पे तो राष्ट्रीय चेतना भी यहीं पर प्रखर मात्रा में एकदम चरम पर थी अपने, चूँकि उस समय अंग्रेज लोग हम पर शासन क्या करते थे। उस समय गांधी जी के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित थे। कुछ लोग मार्क्सिस्ट विचारधारा से, कुछ लोग वर्ग संघर्ष, कई प्रकार के कहीं न कहीं शोषितों के प्रति कहीं न कहीं पे जो सहानुभूति थी, जो शोषक वर्ग था उसके प्रति आक्रोश की भावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। कई प्रकार की पंक्तियाँ, नारी तुम के आप देखेंगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पकतल में, नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वहीं देखेंगे आप महादेवी वर्मा की, तुम नीर मैं नीर भरी दुख की बदली, ग्रंथों में स्पंद बसा चित निस्पंद बसा, इस प्रकार से कुछ पंक्तियाँ हैं। ठीक है, नैनों में दीपक से जलते पलकों पर ने झड़ी बचली। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षुक कविता देखेंगे कि वह आता दो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा, एक लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूंग मिटाने को, मुंहफटी पुरानी झोली का फैलाता, वह आता तो टूक कलेजे का, करता पछताता पथ पर, पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा, एक लकुटिया टेक। और आप इसी पर देखेंगे कि बाएं से मलते हुए पेट को चलते, दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। इसी प्रकार से आप प्रसाद जी को देखेंगे, उनके जीवन में भी कहीं न कहीं पे हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाने वाली रचना उनकी आंसू, एक महाकाव्य कहीं न कहीं पे आंसू कविता भी है। तो आप इसी प्रकार से निराला जी के देखेंगे तो निराला के उसमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है रचनाओं में, मतलब बहुत ज़्यादा आप देखेंगे। छायावाद में कहीं न कहीं पे देखेंगे कि जो कवि हुआ करते थे उनके हृदय की बातें जो होती थी उनकी रचनाओं में बयां होती थी, उनकी व्यक्तिवादी जो शैली होती थी उसके माध्यम से सामाजिक वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास, सामाजिक वातावरण को आगे बढ़ाने का प्रयास, अपने अनुभवों से जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए थे उनके हिसाब से लोगों को देने का प्रयास छायावाद की प्रमुख विशेषता बनी। और खास करके ये छायावाद को एक उज्ज्वल कहीं न कहीं पे स्वर्ण युग के दिलाने के चक्कर में, आधुनिक युग का स्वर्ण युग ऐसे नहीं कहा जाता है छायावाद को। निश्चित तौर पर छायावाद की मतलब ये हिंदी साहित्य की दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? कामायनी महाकाव्य को कहा जाता है। आप देखेंगे श्रद्धा जो है और मनु जो है देखेंगे कि जो है बड़ी अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ हैं उसमें कि जो है नील घन घिरते हों घनश्याम, इस प्रकार से आप देखेंगे, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की देख, तपन में शीतल मंद बयार। इसी प्रकार से आप देखेंगे श्रद्धा का जो है वस्त्र फटा हुआ था, जो है नील परिधान, नीले परिधान, परिधान माने कपड़ा, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधुखला अंग खिले हों ज्यों बिजुली के फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार से पंक्तियाँ, मोहित कर देने वाली पंक्तियाँ। कभी टाइम मिले तो आप जो है पढ़ें उनको। छायावाद की जो सबसे अच्छी रचना कामायनी महाकाव्य है, बड़ी अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ हैं। साथ ही साथ कभी टाइम मिले तो उर्वशी पढ़िएगा, बड़ी अच्छी जो है एक प्रकार से उर्वशी महाकाव्य है, दिनकर जी का है और बड़ी अच्छी आप देखेंगे उसमें जो है अप्सराएँ आपस में बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि जब जो है उर्वशी पृथ्वी लोक पर चली जाएँगी पुरुरवा के पास,
तो स्वर्ग जो हो जाएगा वो भूलोक में बदल जाएगा और जो पृथ्वी होगी वो स्वर्गलोक में तब्दील हो जाएगी। इतनी सुंदर है और बसी और प्रेम आध्यात्म का काव्य है, काम आध्यात्म का काव्य है कहीं न कहीं पे दिनकर जी की रचना। आइए देखते हैं, तो ये विशेषताएँ बहुत ज़्यादा हैं, किसी दिन चर्चा करेंगे। अगली पंक्तियाँ, प्रयोगवादी कविता के विकास में यज्ञ का महत्व निरूपित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं यज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन यज्ञ इनका पूरा नाम है। अगली पंक्तियाँ आपके समक्ष आ चुकी हैं कि देखिए, नई कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, आप इन प्रश्न को देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की जाए तो हिंदी नवजागरण में हिंदी को एक जो आज परमार्जित और संस्कृतनिष्ठ हमारे सामने जो एक मंझी हुई और एक वैज्ञानिक भाषा हमारे समक्ष आती है हिंदी, उसको परिमार्जित करने का कार्य कहीं न कहीं पे द्विवेदी युग के महान और सशक्त हस्ताक्षर कवि रहे हैं और कहीं न कहीं पे उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने संभाला 1903 ईस्वी में, आप देखेंगे, और कहीं न कहीं पे यहीं से बहुत ज़्यादा भाषा को परिष्कृत रूप प्रदान किया इन्होंने और बड़ी अच्छी योगदान रहा है द्विवेदी जी का। खंडसा की बात करते हैं, दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। नोट में है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 5 शब्दों में होना चाहिए। आइए देखते हैं, 15 नंबर का एक प्रश्न, 2 प्रश्न करने, 30 नंबर आपको यहाँ से कुल मिलाकर के मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिएगा, साहित्य शास्त्र से लेकर के पूछा गया, यानी कि जो काव्य शास्त्र जिसको आप बोलते हैं वही साहित्य शास्त्र है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत जो है उसकी आपको प्रमुख विशेषताएं बतानी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, अरस्तु का काव्य शास्त्र का अनुकरण का सिद्धांत। वहीं अगला स्वच्छंदतावाद भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इसकी विशेषताओं को लेकर के एग्जाम से प्रश्न आते रहे, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बिंब और प्रतीक। बिंब आप देखते, बिंब माने क्या होता है, परछाई, यानी कि जब आप कविता को पढ़ रहे हो तो आपके मन में जो चित्रात्मक शैली विकसित होती है, यानी कि आप कविता पढ़ रहे हैं कि हाँ अभी सांप आ रहा है, या फिर हमने पढ़ा कि वह आता दो टूक कलेजी का करता पछताता, तो आपके मन में लग रहा होगा कि हाँ मुट्ठी भर दाने को भू, मतलब कि आप देखेंगे कि दो पेट पीठ दोनों मिलकर चल रहा है लखुटिया, तो आपको पता होगा कि हाँ एक पेट होगी, पीठ होगी और लखुटी मतलब कि लाठी लिए होगा और घुटने मतलब कि एक प्रकार से झुक करके चल रहा होगा एक लड़का, और पीठे जो है झोली टांगे होगा, वो भी फटी हुई होगी। तो ये आपके मन में कहीं ना कहीं दृश्यात्मक जो प्रतिबिंब बन रहा है वही कहीं ना कहीं बिंबात्मकता होती है कविता में। प्रतीक होता है कि किसी एक प्रकृति का प्रतीक कर दिया, फिर किसी भी व्यक्ति का मतलब कि प्रतीकात्मक शब्दावली, यानी कि दूसरे इंडिकेट जिसको कहते हैं कि इंडिकेट कर दिया उनको, ये होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, और प्रतीकवाद की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण आपको करना था। बड़ा अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष, डॉक्टर रामविलास शर्मा भी आलोचक रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना का महत्व बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वहीं नेक्स्ट प्रश्न आपके समय डॉक्टर नगेंद्र हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र भी आलोचक हैं बहुत बड़े, तो डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाओं को बताते हुए उनकी आलोचनात्मक मान्यताओं का विश्लेषण करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आपकी सीरीज है अभी, अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर ये हो जाएगा आपका। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, और निश्चित तौर पर हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, उसको आपको निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।